हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके। तो देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक का नाम है आपका पहला, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म फॉर ट्रेनिंग इन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में क्या करेंगे हम लोग, जितने भी कुछ टर्म्स होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके उनको देखेंगे। तो सबसे पहली जो टर्म है उसका नाम, उसका लिखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या हो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट a central metal atom on the constitutes a central metal atom, metal constitute a central metal atom or ion bonded to bonded to a fixed number of fixed number of ions, number of ions or molecules, molecules constitute a central metal atom और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। देखो इसमें क्या है ना कि मेनली आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एग्जांपल इसका समझो, जैसे अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता कुछ ऐसा, जैसे इस तरह का आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता K4CN का 6। तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट रहेगा वो सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो ये पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह रहा है एंड, तो जो भी पार्ट आपका K4FeCN6 में जो भी पार्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला पार्ट, ये सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पार्ट सारा हो गया। इसके और कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। जैसे ये पूरा पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाए, CO Cl3
NH3। ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, ठीक है। या फिर NI, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो सारा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रल एटम और आयंस क्या होते हैं। ये तो हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें आपका सेंट्रल एटम या आयन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे आप लोग। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। नेक्स्ट लिखिए आपका सेंट्रल एटम और आयंस क्या होते हैं, बी पार्ट। सेंट्रल एटम या फिर आयंस, ठीक है, ये क्या होता है। इन ए इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम या फिर आयन, द एटम आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या ग्रुप, आयंस और ग्रुप आर बाउंड in a definite geometrical arrangement, around, ठीक है। तो देखो इसमें नोट करो, ये आपका रहेगा क्या क्या है। जैसे अगर आपका मैं ये लिखूं कोऑर्डिनेशन एंटिटी NI, ये लिखूं ये का। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहला जो होगा ना, ये आपका सेंट्रल एटम का, ये आपका है सेंट्रल एटम। सेंट्रल, जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले लिखा रहता है वही आपका सेंट्रल एटम ही आयन होता है, ठीक। जैसे आपको इसमें देखो COCl NH3 का 5 2+ है, ठीक है? तो ये आपका सेंट्रल एटम ही आयन है, ठीक है। सेंट्रल एटम, ठीक है। या फिर ठीक है, मेन जो सबसे पहले लिखा रहेगा वही आपका सेंट्रल एटम या आयन कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं देखो, इस इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। द एटम आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और ग्रुप आर बॉन्डेड टू अ डेफिनेट ज्योमेट्री एलिमेंट। जैसे क्या होता है, ये जो एटम है इसके साथ इनकी बॉन्डिंग होगी, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट लिखा है ना, तो इनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा और ये एटम इसके साथ बॉन्डेड होते हैं। तो ये आपका सेंट्रल एटम कहलाता है। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें एक एटम, जिससे सारे एटम आपके बॉन्डिंग बनाएंगे और ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में होगा, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन ग्रुप आर बॉन्डेड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल एटम है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है ये होगा आपका Ni2+। देखो अब हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये 2+ आया कैसे, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। इसी तरह से CO का 3+ होता है। अब एक चीज देख लो, इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक तरह से लुइस एसिड की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ये लुइस एसिड की तरह एक्ट एज ए लुइस एसिड। एक्ट एज ए लुइस, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। तो ये आपका दो मैंने करा दिया, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बता दिया, एक सेंट्रल एटम आयन क्या होते हैं ये बता दिया। अब नेक्स्ट मैं जो करा रहा हूँ उसे कहते हैं लिगेंड्स। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा रहा हूँ लिगेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड लिखिए लिगेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। द आयन, द आयन molecules bound to the central atom ion in the coordination entity, coordination entity are called ligands। अब लिगेंड्स होते क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये था ना NiCl का टू, इसमें ये तो आपका सेंट्रल एटम है, इसके अलावा जितने होंगे सारे लिगेंड्स हैं। ये तो आपका सेंट्रल एटम कहलाता है, ये तो आपका है सेंट्रल सेंट्रल एटम। इसके अलावा जितने बचे ना ये सारे आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है। या एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, जैसे अगर ये होता है N का 6, FeCN6 का 3, तो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और ये आपका ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आयन मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। मतलब वो सारे एटम जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं वो लिगेंड्स कहलाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम के अलावा जितने एटम होते हैं सारे लिगेंड। जैसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना है, उसमें से ये वाला पार्ट आपका सेंट्रल एटम है, उसके बाद जितना बचा वो सारे लिगेंड है। यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले आपका सेंट्रल एटम आता है, उसके बाद जो होता है सारा लिगेंड, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब इसके बाद आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग जो करने जा रहे हैं टॉपिक उसमें टाइप ऑफ लीगेंड्स पढ़ेंगे, मतलब कितने टाइप के लीगेंड्स होते हैं। तो आप इसको लिख लो, फिर आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप ऑफ लीगेंड्स, टाइप ऑफ लीगेंड्स। तो सबसे पहला जो इसमें वो है यूनिडेंटेड लीगेंड्स। क्या होती है यूनिडेंटेड? तो देखो यूनिडेंटेड लीगेंड्स क्या होंगे, लीगेंड्स बाउंड टू अ लीगेंड्स बाउंड टू ए metal ion, ligand bound to a metal ion through a सिंगल डोनर एटम। मतलब इसमें एक ही एटम है जो डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, सिंगल डोनर एटम, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Cl-H2O, क्योंकि इसमें एक ही एटम है जो, एक ही एटम है, जैसे ये ऑक्सीजन ही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ Cl कर सकता है, यहाँ पे देखो है ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यूनिडेंटेड का मतलब हुआ ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल
जिसके अंदर सिंगल डोनर एटम, जैसे यहाँ पे एक Cl कर सकता है, यहाँ O कर सकता है, यहाँ N कर सकता है, ठीक है। तो ये यूनिडेंटेट हो गया। नेक्स्ट आप देखो डाइडेंटेंट कौन से होंगे। डाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड्स में क्या होते हैं देखो, लिगेंड्स कैन बाइंड, लिगेंड्स कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम, टू डोनर एटम, ठीक है। ligand can bind through two donor atom। इसका नाम भी ध्यान रखना होता है आपको, इथेन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसको हम लोग EN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक और है C2O4 जिसको हम लोग ऑक्सलेट बोलते हैं। और ये जो जो बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना, इसको OH से ध्यान रखना, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा C2O-। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर है C2O4। तो देखो यहाँ पे दो डाइडेंटेंट लिगेंड्स आपको लिखा है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार यूज होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लो। एक तो है आपका इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसको EN से डिनोट किया जाएगा। कहीं भी EN लिखा हुआ दिखेगा मतलब समझ लेना ये दे रखा है। ऑक्सिलेट जो होता है उसको OH से डिनोट किया जाता है, कहीं भी दिखेगा तो ऑक्सिलेट। अब इसमें देखो दो एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक एन है, तो इसे डाइडेंटेंट बोला। यहाँ पे भी देखो दो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, O- और O-, तो इसको हम लोग ऑक्सिलेट बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, फिर मैं अगला नेक्स्ट आपको पॉलीडेंटेड कराता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तो फिर नेक्स्ट लिखिए पॉलीडेंटेड क्या होते हैं। नेक्स्ट लिखिए पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड। हम्म व्हेन सेवरल डोनर एटम, ये नेक्स्ट है आपका व्हेन सेवरल सेवरल डोनर सिंगल when several donor atom are present in a single ligand, ठीक है। when several donor atom are present in a single ligand, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे, जैसे ये वाला एक देखो, इसमें क्या है, N के साथ तीन हम लगाएंगे, CH2, CH2, NH2, CH2, CH2, NH2, यहाँ एक आ गया और यहाँ भी ऐसे CH2, CH2। देख रहे हैं यहाँ पे चार डोनर एटम, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको ये भी ध्यान रखना, ऐसे ही एक और होता है
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका नाम है EDTA4, इसका नाम होता है इथाइलिन। देखो नेक्स्ट आपका जो ये वाला आपको ध्यान रखना है, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको लिखा जाएगा EDTA 4, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसको लिखा जाता है EDTA 4 माइनस। इसका ना स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। CH2 N CH2 COO माइनस, और इधर रहेगा CH2 COO माइनस। ठीक है, और ये नेक्स्ट आएगा CH2 COO माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पे डोनर एटम टोटल कितने हैं समझो, 6 डोनर एटम, 4 ऑक्सीजन, एक और आएगा, यहाँ मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे एक और आना चाहिए, CH2COO माइनस, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे 6 डोनर एटम है, ध्यान रखना है, यहीं लिख देता हूँ, 6 डोनर एटम, इसमें से 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो EDTA इंपॉर्टेंट है इस वाले पॉलीडेंटेट में, EDTA इंपॉर्टेंट है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो और इसको ध्यान रखना। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA 4 माइनस, जिसका स्ट्रक्चर ये है, 6 डोनर एटम्स होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन होता है और 4 ऑक्सीजन होता है, 6 डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, उसके बाद ना, हम्म उसके बाद क्या होता है, कुछ लिगेंड्स की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक एक टर्म होता है, एक टर्म आएगा चीलेट लिगेंड्स, क्या कहेंगे, चीलेट लिगेंड्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में लिखो, लिगेंड, व्हेन ए डाई और पॉली डेंटेट, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, लिगेंड uses its 2 or more donor atoms simultaneously, simultaneously to find सिंगल मेटल है, सिंगल मेटल है। इसमें क्या है, एक पॉइंट ध्यान रखना, चीलेट चीलेट लिगेंड्स जो होते हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड
10 स्टेट लिगेंड। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स कराता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हम्म। अब जब मैं दो एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूँ, अभी जस्ट आप इसको समझ लेना, फिर हम लोग इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको मैं लिखूँ COCl2 En का 2, ठीक है, COCl2 En का 2, और ये Cl है, COCl2 और En का 2, और एक लिखो CO, और उसका लिखूंगी। अब एक चीज देख रहे हो, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ ईएन जो है ना, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ईएन किसको कहते हैं। ये आपका ईएन था, इसमें दो दो एन ग्रुप है जो आपस में रिएक्ट करें, मतलब बनाएंगे, तो यहाँ दो बॉन्ड बन सकता है। जैसे ये एक एन ये बना सकता है, ये तो मेटल सेम मेटल के साथ दोनों एन बना सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें देखो सीएल जो है या आपका ये NH3 है, ये एक एक एटम है, एक एक, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अगर आप देखो नॉर्मली, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा CO के साथ। ये वाला मैं पहले पहले इसका बना लेते हैं। दो सीएल लगा हुआ है, मान लो ईएन ने दो बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड बना ये, और ये बनाया, ये ये बनाया, और एक सीएल और ये CL। और यहाँ पे देखोगे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे, CO NH3 NH3 NH3, और यहाँ पे सीएल और CL। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये ईएन की वजह से डाइड इसमें चीलेड लिगेंड्स हो गया, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ये स्टेबल ज्यादा है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको स्टेबिलिटी के बारे में पूछे और चार ऑप्शन हो और एक में ऐसा हो जो डाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट है, तो ज्यादा स्टेबल हो देन इसकी। अब इसका एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ये भी ले सकते हो, ऑक्सिलेट वाला जो OX लिखा जाता है जिसको, ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ मैं, FeNH3 का 2, En का इस पे नेगेटिव, और एक मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल ये CrCl2OX का। आप नोट्स में देखना, मैंने OX ऑक्सिलेट के लिए लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका तो नॉर्मल ही बन जाएगा, Fe 4CN और 2NH3, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्रोमियम आएगा, दो ऑक्सिलेट आ जाएंगे, OX,
ये 7 बॉन्ड बन रहे होंगे ऐसे, ठीक है, और ये CL आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे चीलेड लिगेंड, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ड्यू टू चीलेड, चीलेड, ठीक है ली। तो आप नोट कर लेना और ध्यान रखना इसमें ना, दो चीज आप याद करना, अगर कहीं EN और OX दिख जाता है ना तो वो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है? ये दो से आप काम चल जाएगा, EN और OX अगर आपको दिखता है तो वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ। हम्म, कहीं भी EN OX दिखता है तो ज्यादा स्टेबल होगा नॉर्मल वाले से, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा। अब नेक्स्ट है आपका एम बाइडेंट लिगेंड्स क्या होता है, एम बाइडेंट लिगेंड, एम बाइडेंट, एम बाइडेंट लिगेंड, ठीक है, इसका है लिगेंड, लिगेंड विच हैज, लिगेंड विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम एंड either of the either of the two ligates it's in the complex, ठीक है, ठीक है, is called ambident। देखो एम्बाइडेंट लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके अंदर होंगे तो दो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बट उन दोनों में से कोई एक ही आपका डोनेट कर रहा होगा, जैसे डाइडेंडेंट में भी दोनों होते हैं लेकिन वो दोनों एक साथ डोनेट कर रहे होते हैं, इस वाले केस में क्या होगा, होंगे दो लेकिन उसमें से एक ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इसमें एग्जाम्पल जो है आपका, इसमें जो एग्जाम्पल होता है उसमें आपका रहेगा NO2 ग्रुप, एन, ये जो होता है मेटल के साथ लिगेंड बना रहा होता है, या फिर ये वाला, ठीक है, इसको नाइट्रेटो एन बोलते हैं, नाइट्रेटो एन बोलेंगे, और इसको नाइट्रेटो बोलेंगे, नाइट्रेटो। इनमें होते तो दो लिगेंड लेकिन दोनों में से एक ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है एक टाइम पे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है जो डोनेट कर, लेकिन एक टाइम पर एक ही करेगा, तो इसको एम्बाइडेंट बोलिए। यानी डाइडेंडेंट और एम्बाइडेंट में डिफरेंस ये है, डाइडेंडेंट में दोनों एक साथ डोनेट कर सकते हैं, एम्बाइडेंट में दोनों में से एक ही करेंगे। और एक है थायोसाइनेट, मेटल है, ये एम का मतलब मेटल है यहाँ पे, SCN के साथ क्या है, थायो, थायो साइनेटो, एस, या फिर MCS, थायो, ठीक है, इसको हम लोग आइसोथायोसाइनेटो भी बोलते हैं, थायोसाइनेटो एम, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, आप ना इसमें दो ही ध्यान रख लेना, एक तो NO2 ग्रुप जो एम्बाइडेंट में होगा NO2, और एक S, यही दो एग्जांपल होते हैं, NO2 में N से लगेगा तो N नाइट्रोटो N हो जाएगा,
ओ से लगेगा तो नाइट्रिटोल हो जाएगा, एस से होगा तो थायोसाइनेटो एस हो जाएगा, और एम से रहेगा, एन से रहेगा तो थायोसाइनेटो एन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एम्बाइडेंट में ये दो ही आपको ध्यान रखना है, NO2 और एस। ठीक है, एम्बाइडेंट में दो रहते हैं। ये एम्बाइडेंट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड है जिनके पास दो डोनर एटम है, बट एक ही वन ऑफ देम टू विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक कराता हूँ इसमें। नेक्स्ट जो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नेक्स्ट आपको जो करना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट लिखिए, आप ना इसको पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे करा रहा हूँ, ये सारा पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये डी पार्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ लिगेंड्स द नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, डायरेक्टली बॉन्डेड। ठीक है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अब इसमें देखो होगा कैसे, एग्जांपल समझो। जैसे Pt Cl का 6 है, ठीक, 2 माइनस, तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Pt का ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 इसमें क्लोरीन जो है डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं Cn लिख रहा हूँ, Cn जो होगा इसका वो 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जितने भी बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, NH3 का 4 है, NiNH3 का 4 है, 2 पॉजिटिव। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे है 4 है। ठीक है, क्योंकि 4 है। लेकिन ये सब इसलिए आप सिंगल ले रहे हो क्योंकि ये यूनिडेंडेंट है। अगर इसी की जगह कोई डाइडेंडेंट होता तो हमें उसका डबल करना पड़ता। फॉर एग्जांपल ये वाला देख, Fe C2O4 का 3 माइनस। अब यहाँ पे ना आपको ये 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि C2O4 2 माइनस जो होता है ये आपका डाइडेंडेंट होता है, तो ये 3 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ये जो आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहाँ पे वो 6 आएगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6। ठीक है, तो Fe C2O4 3 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, 3 माइनस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ऐसी इसका देखो, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, COEN का 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि EN और ये OX है, ऑक्सिलेट है, दोनों का जो दोनों डाइडेंडेंट है, इनमें दो डोनर एटम होते हैं और दोनों एक साथ डोनेट कर रहे होते हैं, तो ये दो बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो 3 के 6 हो जाएंगे। यहाँ EN का भी 3 का 6, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह का मैंने बना भी रखा है। लेकिन यहाँ ये सिंगल डोनर एटम है तो इसमें 4 ही रहेगा, इसमें 6 रहेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सीधा मतलब है आपका जो सेंट्रल एटम है उसके साथ लिगेंड्स ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। जितने बॉन्ड होंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ 6 बॉन्ड Cl के बनेंगे तो ये 6 आ गया। यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड बनेंगे NH3 के, तो 4 आ गया। यहाँ पे
C2O4 दो, हर एक मॉलिक्यूल दो दो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो इसलिए 6 है। यहाँ जो ईएन है ये इथेन 1,2 डायमाइन है, ये भी दो, हर एक ईएन मॉलिक्यूल दो दो बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए 6 है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। कुछ ना इसमें पॉइंट लिखना तो आप लिख लो, जैसे C2O4 2 माइनस एंड ईएन जो है डाइडेंडेंट लिगेंड्स है, ये डाइडेंडेंट लिगेंड्स है, डाई 10 स्टेट लिगेंड्स है, स्टेट लिगेंड्स है। एक चीज और ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं करते, तो ये ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, नॉट पाई बॉन्ड। देखो तो इसमें लिख लो इन कोऑर्डिनेशन नंबर, इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड विद लीगेंड, विद लीगेंड, विद सेंट्रल, सेंट्रल एटम हो रहा है। तो आप इसको नोट कर लो, इन कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड विद लीगेंड्स विद सेंट्रल एटम आयन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। इन कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड विद लीगेंड्स विद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसमें हम सिग्मा देखते हैं, ना कि पाई देखते हैं, तो आप इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका काउंटर आयन क्या होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं आप आगे करा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका काउंटर आयंस क्या होते हैं, तो ये चीज लिख लो सीधा। देखो जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो आपका काउंटर आयन कहलाता है, जैसे Fe CN का 6। देखो ये पार्ट तो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, ये जो होता है ना ये आपका काउंटर आयन कहलाता है, जो भी बाहर रहेगा काउंटर आयन, तो ये जो भी बाहर होगा वो काउंटर आयन कहलाता है। ठीक है, जो भी आपका बाहर रहता है वो काउंटर आयन कहलाता है। जैसे इसमें क्या होगा, ये जैसे इसमें K+ है, ये बाहर है आपका, ये काउंटर, और इसके अंदर ये जो आपका होता है इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं, ये जो पार्ट है, और ये वाला पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं, जैसे FeCN का 6 और माइनस, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर का है, या इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोला जाता है, जो मैंने पहले लिखाया था। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और K+ हो गया आपका काउंटर आयन। तो ये ध्यान रखिएगा, काउंटर आयन जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा वो आपका काउंटर आयन कहलाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें आगे कुछ टॉपिक है वो भी खत्म कराता हूँ, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब उसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको मुझे बताना है कि किस किस तरह की इसमें स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉली इसकी डेफिनेशन लिख लो, पॉलीहेड्रॉन क्या होगी? स्पेशल अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। स्पेशल एलिमेंट ऑफ द लिगेंड एटम which are directly attached to the central atom, central स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो देखो इसमें एक्चुअल में हमें स्ट्रक्चर्स देखनी है, और यहाँ पे आप ना तीन मेन टाइप की स्ट्रक्चर्स देखोगे। एक होगा आपका टेट्राहेड्रल, एक होगा आपका टेट्राहेड्रल, एक होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, इस प्लेनर, और एक होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ये तीन तरह की स्ट्रक्चर देखनी है। तीनों में ना अभी नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या रहेगा। ऑक्टा, तो ये तीन ही स्ट्रक्चर है जो आपको पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होगा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो मैं इसका तीनों का आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो ऑक्टाहेड्रल के बारे में। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी होगी sp3 C2 या फिर C2sp। इन दोनों में से कुछ ना कुछ इसकी हाइब्रिडाइजेशन। पहली चीज ध्यान रखना, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3D2 होगी या D2sp। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसकी ये रहेगी sp3D2। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, जैसे मैंने मेटल ले लिया, ये एम जो है मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लिगेंड्स को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। दो लिगेंड्स ऊपर नीचे लगा दिए, और एक लिगेंड यहां लगा दिया, एक लिगेंड यहाँ। ये जो डैश डैश कर रहा हूँ ये समझ लो लैपटॉप के अंदर जा रहा है ये लिगेंड, और ये वाला लैपटॉप के जस्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। ये वाला लिगेंड आपका लैपटॉप के बाहर आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये एक ये सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा। जैसे ये वाला जो होगा इसके 90 पे होगा, ये इसके भी 90 पे, इसके भी 90 पे 90, ये सब में एक बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये वाले का भी इससे इससे इन चारों से 90 डिग्री का एंगल, और ये चार भी आपस में एक दूसरे से 90 पे होंगे। तो ये समझ लो ऑक्टाहेड्रल में सब जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। इसका ये हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका एग्जाम्पल आप ये लिख लो, CONH3 का 6 3 ठीक है। तो ये हो गया पहला आपका ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल
तो देखो टेट्राहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। हमेशा ध्यान रखना टेट्राहेड्रल मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, मेटल है, एक आपका लिगेंड ऊपर जाएगा, ये दो आपके प्लेन में ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक जो होगा लिगेंड वो आपका अंदर चला जाएगा, और एक लिगेंड आपका बाहर आ जाएगा। ये जो लिगेंड बना रहा हूँ ये सब, ये एक लैपटॉप के अंदर है, एक बाहर का, और इनके बीच में एंगल जो होगा 109.4, ठीक है। इनके बीच में सब में सेम एंगल होगा 109.4, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आप देखो स्क्वायर प्लेन। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर प्लेन। इस स्क्वायर स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका एग्जांपल पहले आपको लिखा देता हूँ। इसका एग्जांपल है NiCO का। ये एग्जांपल बहुत फेमस है, इसको ध्यान रख लेना NiCO को, ठीक। अगला देखो, इसका होगा DSP। स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर होगा DSP2 होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर आता है कुछ ऐसा आता है। इसमें चार होते हैं, वो चारों एक ही प्लेन पे होते हैं। ये भी लिगेंड, ये सब ये समझ लो लैपटॉप के स्क्रीन पे ही बने हुए हैं, एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, मतलब सेम प्लेन पे हैं चारों। और इसका एग्जांपल है PtCl4 2 ठीक है। तो आप ये सारा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब ये तीनों आपको याद रखना है। स्क्वायर प्लेनर अगर कहीं ये सब हाइब्रिडाइजेशन में आपको बाद में सिखाऊंगा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट आप ध्यान रखना स्क्वायर प्लेनर मतलब DSP2, टेट्राहेड्रल मतलब sp3, ऑक्टाहेड्रल मतलब sp3d2 या d2sp3। इसमें स्ट्रक्चर में सारे एक ही प्लेन पे होंगे, प्लेनर होगा। इसमें अलग रहेगा, एक लैपटॉप के अंदर जा रहा है, एक लैपटॉप से बाहर आ रहा है, और ये सेम प्लेन पे है, ये यानी लैपटॉप की स्क्रीन पर ही बना होगा। इसी तरह से ये दोनों लैपटॉप की स्क्रीन पे, ये दो लैपटॉप के अंदर है और ये दोनों लैपटॉप के बाहर है, ठीक है। इनके एग्जांपल तो ये नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे सेंट्रल एटम का, तो आप इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे करा। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालने हैं सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। देखो यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो याद रखना। NH3 H2O और CO, ये कहीं भी दिखे तो इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जीरो लेना। चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा जीरो होगा, जीरो चार्ज कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा अगर ऑक्सीलेट देखता है C2O4, तो ये 2 पे रहेगा। SO4 2, तो इनका जो होगा वो आपको दिखेगा माइनस। इसी तरह से आपको दिख जाएगा Cl-, Er-, F-। तो इन सब का आपको नेगेटिव में लेना, -2। इसके अलावा अगर कभी NO दिखता है तो वो पॉजिटिव पे रहता है, तो इसका +1 होता है NO का, ठीक है। इसके अलावा इसमें CN भी रख लो। CN का नेगेटिव भी होता है, -1 होता है, CN का नेगेटिव रहता है। इसमें एक और रख लो, EN। EN का भी आप जीरो लेते हो, ठीक है। EN का जीरो लेते हो, NH3 का जीरो लेते हो, H2O का जीरो लेते हो, CO का जीरो लेते हो, ठीक है। CN का F-Cl-Br इनका -1 लोगे, C2O4 का और SO4 2 का -2 लोगे, ठीक है। ये हो गया। अगर कहीं K दिखता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज लेना है आपको, ठीक है। Na+ दिखता है तो ये सब आपका +1। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ करेंगे कैसे हम इसको, ठीक है।
हम्म, तो आप देखिए, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ करते कैसे हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला सी यू सी एन का 4 और बाहर है 3। तो देखो इसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए मानो एक्स और ये 4 टाइम्स है, तो पहले लिखो प्लस में 4 और साथ में मल्टीप्लाई करो, जो इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 और इक्वल टू कर दो जो यहाँ वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू -3 है तो इसको -3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स -4 इक्वल टू -3, तो एक्स की वैल्यू आ गई +1। तो सी यू का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा, सी यू जो होगा वो +1 में होगा, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है सी यू का, ठीक है। ये दोनों सेम सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रोमन फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस तरह से। तो ये आप नोट कर लो, फिर अगला मैं एग्जाम्पल समझो अब देखो, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा होता के का प्लस, नहीं के का प्लस नहीं, सीधा लिखते हैं, के तो प्लस में नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम। आपको लिखा होता कि हमेशा हमें सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ये सीओ है और यहाँ पे है सी ओ का। अब देखो ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोलते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो देखो इसका आपको +1 रखना है, लिखा है ना +1, तो इस पे आप लिख दो प्लस, और फिर प्लस में इसको लिख दो एक्स, इसके लिए +1 आया, इसके लिए आएगा एक्स, और यहाँ पे प्लस में देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई, इसका जीरो ले आए, देखो सीओ का जीरो है ना, तो इसको लिख दो 4 × में जीरो, और इक्वल टू में कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा ये -1 पे होगा, ठीक है, तो इसको सीओ का -1, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, लेकिन ये सही बताओ कि ये इस तरह का कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखा दिया, इस तरह का आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कभी ऐसे नेगेटिव में नहीं रहता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते। इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इसमें एक और डालो सी एस, जैसे सीजियम जो होता है ये सोडियम और पोटेशियम की ग्रुप में आता है, तो इसका +1 ही होता है, इसका भी +2। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ये वाला समझो आप। सीजियम लिया CS, FeCl का 4, ठीक है। तो देखो इसका मैं +1 रखूंगा सीधा, इसका मैं प्लस में एक्स रखूंगा, और प्लस में 4 -1 पर इक्वल टू 0 पर, तो मेरा आ जाएगा, ये सीधा पता ऐसे लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा एक्स का प्लस। तो यहाँ पे Fe का जो आया प्लस दिया, Fe जो है यहाँ पे 3 प्लस पे है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी और एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे कराओ। आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं अगला कराऊँ। इसमें एक और आप ऐड कर लो NH4+, यहीं पे एक और ऐड कर लो, NH4 का प्लस होता है, ठीक है, NH4 का प्लस होता है, ये ध्यान रखना। इसमें एक और ऐड कर दो, NH4 का प्लस, ये सबका +1, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला, इसमें मैं ले रहा हूँ NH4 का स्क्वायर, CO कोबाल्ट। तो देखो इसको मैं लिखूंगा 2+, प्लस में 2, इसका 2+ अभी पीछे ही बताया, इसका एक्स लिखूंगा, और इसका -4 आएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में -1 इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स का
माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट जो आया ये 2 प्लस में है, या इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और देखिए ये वाला K3 कोबाल्ट C2O4 का। अब यहाँ देखो ये 3 प्लस आएगा, +1 होता है 3 इंटू में +1 प्लस एक्स प्लस में 3 -2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। देखिए इसका -2 होता है, आप देख लेना बैक साइड लिखा हुआ है मैंने, देखो ना इसका -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 3, और इसको सीधा कर देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा एक्स का +3। ठीक है, तो यहाँ आ गया CO का 3 प्लस, या फिर CO का। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब एक और समझिए ये वाला, इसके केस में क्या हो। आपको दे रखा है क्रोमियम का CN का 2 और Cl का 2 और साथ में, तो यहाँ भी देखो इसको एक्स मान लो, इसका 0 होता है, प्लस में 0 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू -1 और प्लस में -1। ये भी -1 आ गया ना, -1 इसका, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स -2 -1 इक्वल टू 0। एक्स आ गया, तो ये हो गया क्रोमियम का 3 प्लस हो गया, और इसको हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए ये वाला। कोबाल्ट NH3 का 4Cl2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। कोबाल्ट NH3 का 4Cl2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका एक्स, इसके लिए एक्स आया, इसके लिए 0 लिख दो, प्लस में 4 इंटू में 0 प्लस में 2 इंटू में -1 और इक्वल टू में इस बार 0 नहीं लिखोगे, +1 है ना, तो +1 आएगा, जो भी चार्ज रहता है वो आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 1 + 2 3 आ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे +3 आ गई, यानी ये आपका +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 है, CO का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें है होमोलैप्टिक ग्रुप क्या होते हैं और हेट्रोलिपिक क्या होते हैं। होमोलैप्टिक ग्रुप, देखो होमोलैप्टिक ग्रुप कौन से होंगे, जैसे जिसमें सेम हो, एक ही जैसा हो। होमो का मतलब है एक जैसा, ये सारे होमोलिक, ये आपका होमोलिक। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो मेटल बाउंड टू वन काइंड ऑफ डोनर है। डोनर ग्रुप एक ही तरह के होंगे साथ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका हेट्रोलिप्टिक ग्रुप है, तो लैप्टिक,
देखो इसमें आपका एग्जांपल ये रहेगा सी ए, कोबाल्ट का NH3 का 4 Cl2, तो पॉजिटिव चार्ज है। हम्म, वो बड़ा थोड़ा छोटा बन गया, इसको ठीक कर देता हूँ। कोबाल्ट का NH3 4 और Cl2, अब देख रहे हो इसमें दो अलग अलग है। तो मेटल, मेटल बाउंड, मेटल बाउंड टू मोर देन, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर, डोनर। ठीक है, तो ये होमोलेप्टिक में क्या होगा, एक ही टाइप के डोनर एटम होंगे या एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे। हेटेरोलेप्टिक ग्रुप में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज हमने जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टर्म्स होती है वो सारी देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का करेंगे। थैंक यू।